दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी पिछली वीडियोज में हमने उत्तर वैदिक काल के पश्चात भारत में बने 16 महाजनपदों के बारे में जाना। फिर उन 16 महाजनपदों में चली वर्चस्व की लड़ाई में हमने मगध महाजनपद के उत्कर्ष और उसमें हुए राजनीतिक परिवर्तनों को समझा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के विभिन्न राजाओं के कार्यकाल में हमने मगध के बढ़ते महत्व और फैलते साम्राज्य को देखा। इसी के साथ हमने इस दौर में भारत पर हुए फारसी और यूनानी आक्रमण के बारे में भी जाना। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम मगध पर मौर्य वंश की स्थापना और मौर्य साम्राज्य के निर्माण की कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ईसा पूर्व 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जीत लिया, लेकिन मगध पर आक्रमण करने से पहले ही उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को मजबूरन अपना अभियान अधूरा छोड़ना पड़ा। सिकंदर का यह अभियान तो अधूरा रहा, लेकिन भारत के बिखरे असंगठित शासकों के लिए ये एक भारी सबक साबित हुआ। विदेशी आक्रमण से अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारत में सुसंगठित शक्ति की आवश्यकता को आचार्य चाणक्य ने पहचाना और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने मगध में सत्ता का परिवर्तन किया। इसी वृत्त पर आधारित चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी कई सारी किंवदंतियां आज भी लोगों में प्रचलित है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से इस विषय को समझने के लिए हमें समकालीन साहित्यिक स्रोतों को जानना और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उनकी पुष्टि करना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिए अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इस काल के संदर्भ में हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश और जैन ग्रंथों के माध्यम से काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के साथ अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मौर्यकालीन भवन, स्तूप, गुफाएं और मृदभांड, इन पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त जानकारी की पुष्टि होती है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के अनुसार तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्हें नंद वंश के आखिरी और अत्याचारी शासक धनानंद ने भरे दरबार में अपमानित किया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने नंद वंश को समूल नष्ट करने का प्रण लिया और इस प्रण को पूर्ण करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक वीर युवक का सहारा लिया। शूद्र कुल में जन्मे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजनीति की शिक्षा दी और उसी से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ने सैन्य शक्ति का गठन किया। महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आरंभ में सीधे नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी कमियों का पता चला और फिर उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए सीमांत प्रदेशों से नए आक्रमण की नीति को अपनाया। उन्होंने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक के साथ संधि करके सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अर्थात पंजाब को जीता और वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर के भारत अभियान के दौरान चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था, तो ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के अनुसार 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान को तुरंत ही प्रारंभ किया था। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन एंडोकोटस, तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन सेंड्रोकोटस इस नाम से किया है।
इन दोनों इतिहासकारों के विवरण से हमें एक बात का तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शुरू से ही संपूर्ण भारत को नंदों और यवनों के अत्याचार से मुक्त करना चाहता था और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उसने 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को घेर लिया और धनानंद को परास्त कर अपने आप को मगध के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की इसी राजनीतिक सफलता का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। विशाखदत्त ने इस नाटक में नंद वंश का नाश, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, मंत्री राक्षस का सक्रिय विरोध, चाणक्य की सजग राजनीति और अंततः मंत्री राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभुत्व की स्वीकृति का रोचक वर्णन किया है। मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस सहित पुराणादि ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कुल का माना गया है, लेकिन बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में उन्हें मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। 322 ईसा पूर्व में केवल 25 वर्ष की आयु में मगध की राजगद्दी संभालने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से मगध में राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया। शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक आदि शस्त्रोपजीवी श्रेणियों के साथ उन्होंने विशाल सेना का निर्माण किया और पश्चिमी पंजाब और सिंध के यवन क्षत्रपों को मारकर वो प्रांत मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। प्लूटार्क ने वर्णन किया है कि सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, जिस कारण चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत से लेकर उत्तर में कश्मीर, पूर्व में नेपाल बांग्लादेश, दक्षिण में आंध्र कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों के साथ साथ तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर से प्राप्त होती है। बंगाल विजय की जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है, तो सौराष्ट्र विजय की जानकारी हमें महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस को सिकंदर के साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। इसीलिए सेल्यूकस अब सिकंदर की भारत विजय की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए 305 ईसा पूर्व में भारत की तरफ बढ़ा और सिंधु नदी के किनारे आकर उपस्थित हुआ। किंतु भारत की राजनीतिक स्थितियां अब पहले से काफी बदल चुकी थी। भारत अब एक संगठित और शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में आ चुका था। सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में चंद्रगुप्त की शक्ति के सामने सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फिर संधि हुई और उस संधि में सेल्यूकस को हेरात, कंदहार, काबुल और बलूचिस्तान इन प्रांतों के साथ साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाना पड़ा। इस संधि के कारण मौर्यों के यूनानियों के साथ पारिवारिक संबंध प्रस्तापित हुए। इन्हीं संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहे मेगस्थनीज ने अपने अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में वर्णित किया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस संधि के बदले सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट दिए। यूनानियों पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की इस घटना को भारतीय इतिहास में बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस विजय के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अब उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक फैल चुका था। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ा और वे जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए।
और वहीं पर 298 ईसा पूर्व में उन्होंने संलेखना उपवास विधि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। संपूर्ण भारत को एक छत्र के अधीन लाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।